जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। सो हमारी जो PYQs की सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हुए हमारी थर्ड क्लास होने वाली है। इसमें हम CAPF 2022 के पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बता दिया है, ये आपके लिए एक लाइब्रेरी है जिसमें आपको CDS के PYQ, CAPF के PYQ वो भी टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। कई बार बच्चे ढूंढते हैं पर मिलता नहीं है, बट इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन। शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द सोर्सेज ऑफ लॉ इन इंडिया। भारत में जो कानून है, जो लॉ है, उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, स्रोत क्या क्या हैं। ठीक है, तो भारत का संविधान, बिल्कुल भारत के संविधान में हमें ना जाने कितने तरीके के लॉज मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये पावर है, गवर्नमेंट की ये पावर है, ये फंडामेंटल राइट्स है, ऐसा होना चाहिए, ये सब कुछ। फिर यहाँ पर आप इसको सिंपली समझ सकते हैं, एक्ट्स। पार्लियामेंट जो भी एक्ट बनाता है वो भी क्या है, लॉज ही तो हैं। फिर कस्टमरी लॉज, जो कस्टम्स बेस्ड क्या है, हमारे लॉ हैं। और फिर केस लॉ, किसी एक केस की वजह से। तो चारों क्या है हमारे करेक्ट ऑप्शन होने वाले हैं। ऑल फोर आर वैलिड सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया। चारों को समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज द सुप्रीम पावर है भैया, ये सुप्रीम लॉ है जो सबको मानना ही है। ऑल लॉज डेराइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम इट लेज डाउन द फाउंडेशन ऑफ लीगल गवर्नेंस एंड इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ। लीगल गवर्नेंस क्या होता है, इसका फाउंडेशन, और हमारे भारत का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है। ट्विस्ट करके क्वेश्चन आ जाएगा, बट व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया, तो आंसर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हम बात करें, आपने एक टर्म सुनी होगी स्टैट्यूटरी, हर बार पढ़ाती हूँ ना, इसी से बना है वो। स्टैट्यूटरी मतलब एक्ट से आना, बिल जब पास हो जाता है ना। दीज आर लॉज इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर, इसमें आपका पार्लियामेंट भी आ सकता है, स्टेट की लेजिस्लेचर भी आ सकती है। फिर कस्टमरी लॉज, जो लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम्स हैं, यूसेजेस हैं, जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो और फंडामेंटल राइट को रिकॉग्नाइज करें, फॉलो करें। तो जो कि मेनली अगर इसमें हम बात करें तो वो क्या, जो पर्सनल लॉज हैं और ट्राइबल एरियाज के लॉज हैं वो। लास्ट हम बात करेंगे केस लॉ या फिर जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, इसको कहते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी एक पर्टिकुलर केस के बाद जब कोई वर्डिक्ट देता है, कोई जजमेंट देता है, तो वो भी क्या बन जाता है, एक सोर्स ऑफ लॉ बन जाता है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन कहीं ऐसे बना हुआ आपको नहीं मिलेगा, बट ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए। चलिए, मैं सोर्सेज भी मेंशन करते जा रही हूँ, कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। एम लक्ष्मीकांत, दैट्स इट। बाकी तो ये लेक्चर्स ही सफिशिएंट है, पूरी सीरीज देख लोगे तो यूं ही सब याद हो जाना है। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द फंक्शन और द फंक्शंस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। मैम, हम कैबिनेट पढ़ते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ते हैं, स्पीकर पढ़ते हैं, लोकसभा पढ़ते हैं, राज्यसभा पढ़ते हैं, पर सेक्रेटेरिएट तो हम पढ़ते नहीं हैं। पूछ लिया UPSC ने। समझ में आ रहा है आपको डेप्थ कितनी चाहिए, बट बेसिक है क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। टू एंश्योर इंटर मिनिस्टेरियल कोऑर्डिनेशन, मिनिस्ट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, मैनेजमेंट ऑफ मेजर क्राइसिस सिचुएशन इन द कंट्री। दोनों ही ऑप्शन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, है कि नहीं? जी हाँ, तो बोथ ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट। टू इंश्योर इंटर मिनिस्टेरियल कोऑर्डिनेशन, क्या मतलब है इसका, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, जो भी पॉलिसीज एंड कहना चाहिए स्कीम्स, पॉलिसी, फंक्शन, जो भी चीज़ एक मिनिस्ट्री की है या मिनिस्ट्री की किसी डिपार्टमेंट की है, तो उसमें सभी का क्या मिले, कोऑपरेशन मिले। इट हेल्प्स रिजॉल्व इंटर मिनिस्टेरियल डिफरेंसेस, मिनिस्ट्रीज में कुछ किसी कारण से कुछ डिफरेंस आ जाता है, कुछ थोड़ा बहुत मतभेद होता है, उसको रिजॉल्व करने का भी ये काम करता है। साथ ही साथ में थ्रू द क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप एंड नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमिटी, ये हैंडल करता है नेशनल लेवल क्राइसिस लाइक नेशनल डिजास्टर, टेररिज्म, हेल्थ इमरजेंसीज, ETC। तो कैबिनेट सेक्रेटरी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। कैबिनेट, मैंने आपको कई बार बताया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 75 एंड 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करता है, जिसमें 3 टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं। एक होते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर, जो बड़ी रैंक होल्ड करते हैं।
फिर एक होते हैं आपके स्टेट मिनिस्टर, जो या तो इनको कोई छोटी सी मिनिस्ट्री दे दी जाती है तो ये कहलाते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, या फिर ये कैबिनेट मिनिस्टर्स को हेल्प करते हैं। और तीसरे होते हैं आपकी डेप्यूटी मिनिस्टर, जो बस नाम के लिए मिनिस्टर हैं, ठीक है। Which of the following statement about the committee on public undertaking is are correct? अगर आप देखें, मैंने जो पिछली 2 क्लासेस आपको कराई हैं, दोनों बार हमें पार्लियामेंट्री कमेटी से क्वेश्चन देखने को मिला है, तीसरे पेपर में भी क्वेश्चन है, तो आगे भी आ सकता है। क्वेश्चन कुछ भी होगा, टॉपिक सिमिलर रह सकता है, तो जब भी हमें क्वेश्चन लगा रहे हैं तो कोशिश करें कि वो टॉपिक हमारा पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग को हम PSU बोलते हैं, CPSE बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, कुल मिलाकर के सरकारी कंपनी। ऐसी कोई कंपनी जिसमें गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग मोर देन 50% है, वो पब्लिक अंडरटेकिंग कहलाती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहलाती है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कहलाती है। इसकी फिर कैटेगरीज हैं, महारत्ना है, नवरत्ना है, मिनी रत्ना है, इसके अलावा भी हैं, ये मेजर कैटेगरी हो जाती हैं। तब इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देयर आर मोर मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा देन लोकसभा। हमेशा बहुत सिंपल से शब्दों में मैं आपसे कह रही हूँ, लोकसभा एक डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है, हर 5 साल में सारे मेंबर एक साथ चुने जाते हैं। लोकसभा में जिसको मेजॉरिटी मिलती है उसी पार्टी के व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। तो ज़्यादा पावरफुल हाउस कौन सा हुआ? लोकसभा हुआ ना। इसका मतलब कि लोकसभा से ज़्यादा राज्यसभा की सीट्स हो ही नहीं सकती, बेसिक बात है एकदम। द चेयरमैन और द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। कल जब मैंने आपको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में बताया था, तब मैंने आपको बता दिया था कि पार्लियामेंट की हर एक कमेटी का जो चेयरपर्सन होता है उसको हमारे लोकसभा के स्पीकर ही अपॉइंट करते हैं। बताया था मैंने आपको, और भी कुछ चीज़ें बताई थी जो आगे बताऊंगी। स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, 2 इज करेक्ट, ठीक है। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से। सेम कंपोजिशन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भी है। फिर कल मैंने आपको एक एस्टीमेट्स कमेटी बताई थी, जो सबसे बड़ी कमेटी है, 30 मेंबर हैं। और SC/ST के लिए एक कमेटी है, इसमें भी 30 मेंबर हैं। पर मैम जब दोनों में 30 हैं तो ये वाली बड़ी क्यों? बच्चे, इसके जो पूरे 30 मेंबर्स हैं ये सारे के सारे लोकसभा से आ रहे हैं, जबकि इसमें 20 लोकसभा के हैं और 10 राज्यसभा के। ये 4 सबसे इम्पॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं जो एग्ज़ाम में घूम फिर के पहुँच ही जाती हैं, ठीक है। सो चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर। देखिए, जो मेंबर्स हैं वो 1 साल के लिए चुने जाते हैं। मैंने आपको बताया था 2 टाइप की कमिटीज़ होती हैं, यहाँ लिखा होगा। ये रहा, क्लासिफिकेशन में आपको मिलेगा। एक होती है स्टैंडिंग कमिटीज़, जिनको हम परमानेंट कमेटी बोलते हैं, जिसमें आपकी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी आती है, फाइनेंशियल कमेटी आती है, और भी अलग अलग कमिटीज़ आती हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नाम PSA पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, एस्टिमेट्स कमेटी है, पब्लिक अंडरटेकिंग है, और SC/ST वाली कमेटी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और एक होती है एडहॉक कमिटीज़, जो किसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए बनती है, जैसे अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए, है ना। तो जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव ख़त्म, वो कमेटी एग्जिस्ट करना बंद कर देगी। पर ये कमिटीज़ हमेशा रहती हैं। इनके मेंबर्स जो हैं वो 1 साल के लिए चुने जाते हैं, 1 साल के बाद दूसरे मेंबर्स आ जाते हैं। और कोई भी मिनिस्टर कभी भी किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि मिनिस्टर्स के पास ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट है टू हैंडल। बट द मेंबर्स अदर देन द मिनिस्टर्स कैन बी द मेंबर्स ऑफ दीज कमिटीज़। और इनके मेंबर्स या तो स्पीकर नॉमिनेट कर सकते हैं, या फिर उनका इलेक्शन होता है कौन सी मेथड से? जिस मेथड से हमारे प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब यहाँ पर मैंने सारी कमिटीज़ मेंशन कर दी हैं, एक बार एक हम थॉरो सा देख लेते हैं इनको। स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंट्स द चेयरमैन अमंग द लोकसभा मेंबर। ये याद रखना, जो चेयरमैन बनते हैं वो लोकसभा के मेंबर्स में से ही बनते हैं, ठीक है।
फिर पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में आप अगर देखें तो एक पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ये पब्लिक अंडरटेकिंग जो मैंने आपको बता दी, ये कृष्णमाचारी कमेटी की रिकमेंडेशन पर 64 में बनी थी, जिसमें 22 मेंबर है, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा, अपॉइंटमेंट स्पीकर करते हैं और सिर्फ लोकसभा से ही आते हैं चेयरपर्सन। इसके बाद इसकी फंक्शन क्या है, तो रिपोर्ट और अकाउंट को देखना पीएसयूज़ की, कैग की जो रिपोर्ट है रिलेटेड टू पीएसयू उसको रिव्यू करना, एग्जामिन करना, और किस तरीके से हम पीएसयूज़ को और एफिशिएंट बना सकते हैं इस चीज़ पर क्या करना, एडवाइस करना। फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कल मैंने आपको बता दिया था 21 में बनी थी, सेम कंपोजिशन, सब कुछ सेम है यहाँ पर भी, और ये मैंने आपको बताया था हालांकि ये कोई प्रोविज़न नहीं है कहीं पर भी मेंशन कि सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन ही क्या बनेगा, इस पार्टी का चेयरमैन बनेगा, पर एक ट्रेडिशन बना रखा है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी कोई सरकार पर उंगली उठाने वाला व्यक्ति होना चाहिए, इसलिए पीएससी के जो चीफ होते हैं वो अपोजिशन से आते हैं। ठीक है, ये भी कैग की रिपोर्ट जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे है उसको एग्जामिन करते हैं, कौन कौन से फंड्स जो पार्लियामेंट ने सैंक्शन किए हैं उनको देखते हैं, रिव्यू करते हैं और बाकी चीज़ें। एस्टिमेट कमेटी 30 मेंबर्स, चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय स्पीकर, तो ये बजट का एस्टिमेशन देखते हैं और ऐसी पॉलिसीज़ के अल्टरनेटिव देखते हैं जिनसे हमारी इकॉनमी एफिशिएंट हो सके, और मैं कहना चाहिए जो अमाउंट है उसका एस्टिमेशन देखते हैं। मान लो कहीं 100 करोड़ एलोकेट हुआ तो 100 करोड़ ही होना चाहिए, 80 हो सकता है क्या, ऐसा एस्टिमेशन भी ये बताते हैं। ठीक है, सो इतने क्वेश्चन अगर आप कमिटी से लगा लेते हो, इतने फैक्ट्स आपको पता होते तो आप बनाओगे क्वेश्चन। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? A censure motion can be moved against a single minister of the Council of Ministers. A motion of no confidence cannot be moved against the Prime Minister alone. A censure motion cannot be moved against the entire Council of Ministers. A censure motion can be moved against a group of ministers. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। देखो, सबसे पहले सेंसर मोशन क्या होता है, पहले तो हमें ये समझना है कि सेंसर मोशन क्या है। तो ये एक पार्लियामेंट्री मोशन है जो अपोजिशन लेकर के आता है और एक्सप्रेस करता है अपना डिसअप्रूवल और कंडेमनेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसी और एक्शन। गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है, जो पॉलिसी बना रही है, उसके अगेंस्ट अपना डिसअप्रूवल देने को क्या कहा जाता है, सेंसर मोशन। कौन करता है, अपोजिशन। अब किसी एक मिनिस्टर के अगेंस्ट भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी हो सकता है और पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी हो सकता है। तो बोल रहे हैं स्टेटमेंट सी गलत है, कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैन बी मूव्ड। तो सी यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब कि भैया तुम्हारी मेजॉरिटी तुम लूज कर गए हो, मेजॉरिटी मिलेगी तभी सरकार बना पाएंगे, 50% + 1। तो अगर मेजॉरिटी लूज कर गए हैं तो अपोजिशन एक बिल लेकर के आएगी नो कॉन्फिडेंस, ये लोकसभा में ही होगा, सब कुछ याद रखना। तो अगर ये बिल पास हो जाता है तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तो ये सरकार के अगेंस्ट आ सकता है, ना कि किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के, क्योंकि पूरी गवर्नमेंट गिराने की बात हो रही है। It can only be moved against the entire Council of Ministers. Council of Ministers मतलब सरकार। If passed, it means लोक सभा withdraws its confidence from the Council of Ministers और इसके बाद इन्हें अपना रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। ठीक, समझ में आए दोनों मोशंस? और ये बातें जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बातें नहीं है, पार्लियामेंट के रूल एंड प्रोसीजर में मेंशन बातें हैं। चलो अगला सवाल, रीजनल ब्लॉक्स हैं और इनके हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। किसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। अब मैंने कल भी जब ऑर्गेनाइजेशन वाले क्वेश्चंस पढ़ाए थे ना, तब मैंने कहा था कि भाई ये डायरेक्टली पॉलिटी रिलेटेड तो नहीं है, पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हम इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, आसियान, जकार्ता,
कॉमनवेल्थ मिन्स्क बेलारूस में है, यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज वियना ऑस्ट्रिया में है, जबकि ऑस्ट्रिया इसका मेंबर नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4 मैम 2 ऑप्शंस में है, बी का 3, ये हो गया, बन गया। चलो, आसियान जकार्ता और ये आपका कॉमनवेल्थ मिन्स्क बेलारूस, यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल्स और ओपेक का वियना। आसियान इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये 1964 में 67 में बना था वाया बैंकॉक डिक्लेरेशन, CDS का PYQ है। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। 10 मेंबर थे पर अब 11 हो गए हैं। नाउ कमेंट डाउन बिलो विच इज द 11th मेंबर ऑफ आसियान। जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। इसको याद करने की एक ट्रिक मैंने बताई भी हुई थी, अगर आप वीडियोस देखते हैं तो MBBS LIC PVT, M फॉर मलेशिया, B फॉर ब्रुनेई एंड B फॉर म्यांमार की जगह यहाँ पे बर्मा याद रखेंगे, एंड S फॉर सिंगापुर, L फॉर लाओस, I फॉर इंडोनेशिया, C फॉर कंबोडिया, P फॉर फिलीपींस, V फॉर वियतनाम एंड T फॉर थाईलैंड। तो हम प्राइवेट लिखते हैं ना, तो MBBS LIC और प्राइवेट। LIC कैसा है? प्राइवेट है, या प्राइवेट MBBS किया है, किसी भी तरीके से आप इन मेंबर्स को याद रख सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना है इस पर्टिकुलर रीजन में, पीस, रीजनल स्टेबिलिटी एंड ETC। कल आई गेस हमने कुछ क्वेश्चन भी लगाया था, अगर आपको याद हो, हमने सार्क का ऑब्जेक्टिव वाला एक क्वेश्चन लगाया था। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स 1991 USSR के डिसोल्यूशन के बाद इसको बनाया गया। मिन्स्क बेलारूस में इसका हेडक्वार्टर है। रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान इसके मेंबर्स हैं। यूरोपियन यूनियन 1993, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। 27 मेंबर्स इसमें हैं। तो मुझे बताओ नया मेंबर कौन सा है? क्या 27 ही हैं या 28 हो गए हैं? होमवर्क फॉर यू। एंड लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस इराक में बना था, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, वियना इसका मेंबर नहीं है, देख लो कहीं भी नहीं दिखेगा, इंडिया भी नहीं है। और ठीक है, सो ये थी हमारी आज की वीडियो। CAPF की हमने 3 पेपर डिस्कस कर लिए हैं, 24, 23 एंड 22। कल हमारा जो पेपर होगा 2021 का होगा। कोशिश करें वीडियो को देखें, अपने नोट्स बनाएं और डेली प्रॉपर रिवीजन करेंगे। इट विल हेल्प यू अलॉट। जैसे कि CAPF का आपका एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है, तब तक हम सारे PYQ सॉल्व कर लेंगे सभी सब्जेक्ट के। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और जो भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद एवरीवन। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।